इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट स्टार्ट कर रखी थी हमने। सारे चैप्टर्स मैं आपको कवर करवा चुकी हूँ। लास्ट चैप्टर देखते हैं, डेवलपमेंट एक्सपीरियंसेस जो थे इंडिया के और उसके नेबर्स थे, उसमें कंपैरिजन बेसिकली इस चैप्टर में हम देखेंगे कि इंडिया ने क्या स्ट्रैटेजीज अडॉप्ट करी थी फॉर डेवलपमेंट, चाइना ने क्या करी थी, पाकिस्तान ने क्या करी थी, उन सब की इंडिविजुअली अचीवमेंट्स क्या थी और क्या क्या उनके एक्सपीरियंसेस थे। तो ये बेसिकली हम देखेंगे इन तीन कंट्रीज़ के बारे में, इंडिया, चाइना एंड पाकिस्तान। ठीक है, अब देखो, सबसे पहले अगर हम पाथ की बात करें डेवलपमेंट की या स्ट्रैटेजी क्या थी इंडिया की, चाइना की, पाकिस्तान की, तो उसके बारे में देखते हैं। बेसिक अगर देखें तो यू नो दैट इंडिया जो है इट बिकेम इंडिपेंडेंट इन 1947 एंड पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना इट वाज एस्टैब्लिश्ड इन 1949, राइट। पाकिस्तान भी 1947 में इंडिपेंडेंट नेशन बना था आफ्टर द पार्टीशन ऑफ द ब्रिटिश इंडिया। तो तीनों नेबर्स हैं बेसिकली, ये एक ही टाइम पे स्टार्ट हुए थे कि भाई हाँ देश की डेवलपमेंट करनी है। तो दो क्रिटिकल कॉमन एलिमेंट्स हैं इनकी स्ट्रैटेजीज़ में, कि जो ये नेबरिंग कंट्रीज़ हैं जो उन्होंने ग्रोथ के लिए स्ट्रैटेजी अपनाई थी, उसमें दो कॉमन चीज़ें हैं। पहली तो ये कि तीनों की तीनों कंट्रीज़ जो हैं दे रिलाइड ऑन पब्लिक सेक्टर एज द कोर सेक्टर ऑफ द इकोनॉमी। ठीक है, प्राइवेटाइजेशन नहीं कर रहे थे, ये पब्लिक सेक्टर पे फोकस थे कि ये पब्लिक सेक्टर जो है ये कोर सेक्टर है इकोनॉमी का। और तीनों कंट्रीज़ जो हैं इन्होंने जो प्लानिंग कर रहे थे अपने देश में, वहाँ पे कुछ ना कुछ प्लान्स लेके आए थे, जैसे कि 5 ईयर प्लान्स इंडिया में आए थे। पहला प्लान कब आया था? 1951 में। चाइना में 5 ईयर प्लान्स आए थे, पहला वहाँ पे आया था 1953 में। पाकिस्तान में 5 ईयर प्लान्स नहीं बोलते उसको, उसको ये बोल रहे थे मीडियम टर्म डेवलपमेंट प्लान, बट उसका आइडिया सेम था जो कि 5 ईयर प्लान्स का था। तो जो ये मीडियम टर्म डेवलपमेंट प्लान है ये पाकिस्तान में 1956 में आए थे। तो आपको ये पता होना चाहिए कि कौन से साल में यहाँ पे प्लान्स बेसिकली आ रहे थे। ठीक है, अपार्ट फ्रॉम दिस अगर हम देखें तो और भी डिफरेंसेस हैं इन रिगार्ड टू द डेवलपमेंट पाथ और स्ट्रैटेजी ऑफ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। कंट्री वाइज डिस्क्रिप्शन हम देखते हैं। ठीक है, देखो TR जान से बेसिकली मैं करा रही हूँ, तो आप बुक लेके बैठना। NCERT में थोड़ा दे रखा है आगे पीछे सामान आपका कंटेंट, राइट। तो डिस्कस करेंगे हम सब कुछ। ठीक है, एक अलग से वीडियो डालूंगी मैं जिसमें NCERT वन शॉट टाइप ऑफ वीडियो, मतलब उसमें क्या होगा कि TR जान में कुछ कॉन्सेप्ट्स मिसिंग है, मतलब मिसिंग तो कोई कॉन्सेप्ट नहीं है, बट NCERT में कुछ कॉन्सेप्ट ऐसे हैं जो कि थोड़े से डिटेल में दे रखे हैं एज़ कम्पेयर टू TR जैन, या NCERT में कुछ लाइंस ऐसी हैं जो कि आप आंसर राइटिंग में यूज़ कर सकते हो। तो उस वीडियो में ये मैं करवाऊंगी। पहला तो वो कॉन्सेप्ट जो कि थोड़े से डिटेल में गिवन है, और दूसरी कुछ लाइंस आपको अंडरलाइन करवाऊंगी जो कि आप आंसर्स में यूज़ कर सकते हो। ठीक है, तो वो वीडियो देख लेना। ओके, अब सुनो कि डेवलपमेंट ऑफ इंडिया का क्या स्ट्रैटेजी थी। इंडिपेंडेंस के बाद इंडिया ने मिक्स्ड इकोनॉमी को अडॉप्ट कर लिया था। ठीक है, जो प्लानर्स थे, जो पॉलिटिशियंस थे हमारे देश के, वो चाहते थे जो सोशलिज्म है, कैपिटलिज्म है, उसके मेरिट्स को हम कंबाइन कर दें और दोनों के डीमेरिट्स को हम अपने देश से रिमूव कर देंगे। ठीक है, तो जो मिक्स्ड इकोनॉमी का पाथ था, ये इट वाज असाइंड द फ्लैगशिप रोल टू पब्लिक सेक्टर। पता ये बताया था मैंने पिछले चैप्टर्स में कि पब्लिक सेक्टर को फ्लैगशिप रोल दिया गया था, कि जो सेक्टर जो कि कोर सेक्टर है डेवलपमेंट ऑफ द इकोनॉमी का, वो पब्लिक सेक्टर था इंडिया में, लेकिन जो प्राइवेट सेक्टर था उसका सेकेंडरी या सप्लीमेंट्री रोल था। तो ये आपको ध्यान रखना है। फिर हमारे यहाँ पे 5 ईयर प्लान्स लाए गए जिनका बेसिकली फोकस था कि हम एक इक्वालिटी जो है वो सोसाइटी में इस्टेब्लिश कर दे, या सोशलिस्ट पैटर्न ऑफ सोसाइटी पे वो फोकस थे 5 ईयर प्लान्स। और हर एक प्लान का एक ऑब्जेक्टिव था कि अ, हमारी नीड्स इस टाइम पे क्या है या कितने रिसोर्सेज हैं। तो टाइम टू टाइम अलग अलग ऑब्जेक्टिव के साथ जो है आपके अलग अलग 5 ईयर प्लान्स आ रहे थे। ठीक है, इनवर्ड लुकिंग स्ट्रैटेजी ऑफ ग्रोथ हमने अपना रखी थी 1991 से पहले। फिर 1991 में हम लोगों ने जो है आपका LPG की पॉलिसीज़ हम ले आए थे, राइट। लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड या ग्लोबलाइजेशन। फिर उसके बाद एग्रीकल्चर की फील्ड में हमने ग्रीन रेवोल्यूशन आया था, जिससे एग्रीकल्चर प्रॉस्पेरिटी हुई थी देश की। हैवी इंडस्ट्रीज़ हमने सेकंड 5 ईयर प्लान पे फोकस किया था, उसमें धीरे धीरे हम आयरन और स्टील इंडस्ट्रीज़ को हमारे देश में सेटअप कर रहे थे, जो दिखा रहा था कि देश में जो है एग्रीकल्चर सेक्टर के अलावा अब हम सेकेंडरी और टर्शरी सेक्टर में भी डेवलपमेंट कर रहे हैं। तो दिस एक्चुअली सिम्बलाइजेज स्ट्रक्चरल ट्रांसफॉर्मेशन इन द इकोनॉमी। स्ट्रक्चरल ट्रांसफॉर्मेशन बेसिकली ये दिखाता है। ठीक है, इसके अलावा अगर हम देखें
तो हमारे यहाँ पे कुछ दिक्कत भी थी, जैसे कि पब्लिक डेब्ट की दिक्कत थी, फॉरेक्स रिजर्व्स हमारे कम हो रहे थे, और जो पीएसयूज थे वहाँ से लॉस हमें मिल रहा था। तो अगर हम बात करें तो तीन मेन दिक्कत जो थी उस टाइम पे 1991 से पहले, वो थी पब्लिक डेब्ट, लॉसेस ऑफ पीएसयू एंड डिप्लीटिंग फॉरेक्स रिजर्व्स। उसके बाद फिर हम ये लेके आए 1991 की जो हमारी स्ट्रैटेजी थी। ठीक है, फिर इनवर्ड लुकिंग स्ट्रैटेजी से हम आउटवर्ड लुकिंग स्ट्रैटेजी पे शिफ्ट कर गए, जहाँ पे अब जो फ्लैगशिप रोल था वो प्राइवेट सेक्टर को गिवन था। ठीक है, प्लानिंग कमीशन जो है वो हमारे वहाँ पे था, मतलब पूरी जो ये सब कुछ प्लानिंग कर रहा था, 5 ईयर प्लान्स कर रहा था, बना रहा था। और अब तो प्लानिंग कमीशन का नाम भी चेंज हो गया है, नीति आयोग, राइट। तो जो इकोनॉमी थी इट वाज बीइंग ड्राइवन लार्जली बाय द फोर्सेस ऑफ मार्केट डिमांड एंड मार्केट सप्लाई। जो ग्रोथ स्ट्रैटेजी थी अब आफ्टर 1991 के बाद, इट वॉज इंटीग्रेटेड विद द ओवरऑल प्रोसेस ऑफ ग्लोबलाइजेशन। ठीक है, तो इंडिया की डेवलपमेंट स्ट्रैटेजी तो आपको पता ही है, इससे पहले वाले चैप्टर्स में डिटेल में पढ़ के आए हैं कि ईव ऑफ इंडिपेंडेंस पे क्या हाल था, 1990 तक क्या सिस्टम था, 1991 के बाद क्या हुआ, पॉवर्टी पे हमने चैप्टर पढ़ा है, इंफ्रास्ट्रक्चर पे हमने चैप्टर पढ़ा है, एम्प्लॉयमेंट पे हमने चैप्टर पढ़ा है ना। तो इंडिया की तो डेवलपमेंट स्ट्रैटेजी क्लियर होगी। अब हम बात करते हैं चाइना के बारे में। ठीक है, कि चाइना जो है उसकी क्या डेवलपमेंट स्ट्रैटेजी थी। तो देखो, इसका चाइना का एक्चुअल नाम क्या है, पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना। 1949 में ये इस्टेब्लिश हुआ था। इसने डिसाइड करा कि जो भी हमारे देश में प्रोडक्शन एक्टिविटी होती है, यानी कि जो भी इंडस्ट्रीज़ हैं, उसको हम अंडर गवर्नमेंट ले आए। ठीक है, ये तो इंडिया में भी था, ठीक है। लेकिन यहाँ पे एक चीज़ और करी गई जो इंडिया में नहीं करी गई थी, वो थी कि जो नेशनल रिसोर्सेज हैं, जैसे कि लैंड, जितनी भी लैंड पूरे देश में है, वो किसी प्राइवेट इंडिविजुअल के पास नहीं है। सारी के सारे नेशनल रिसोर्सेज इंक्लूडिंग सारी की सारी प्रॉपर्टी, लैंड, वो जो है गवर्नमेंट मोनोपोली उन पर डिक्लेयर कर दी गई थी। यानी कि जो ये है, ये किसकी है, सरकार की है। सरकार जो है वो इसको ऑपरेट करेगी। ठीक है, चाइना ने जो है कमांड इकोनॉमी या स्टेटिज्म जो है उसको अडॉप्ट किया था एज अ मॉडल ऑफ ग्रोथ। हमने मिक्स्ड इकोनॉमी करी थी, चाइना ने किया था कमांड इकोनॉमी या स्टेटिज्म। ठीक है, बुक खोल के बैठना टीआर जान, वरना नहीं होगा। अगर बुक नहीं है तो कॉन्सेंट्रेशन के साथ सुनो, बिल्कुल। जो जो एक्स्ट्रा पॉइंट आपको लग रहा है कि भाई एनसीईआरटी में ये पॉइंट नहीं है और मैं बता रही हूँ, तो उसको आप साथ साथ लिखते रहो। ठीक है, ओके। तो जो चाइना का मॉडल था उसमें क्या सीन था कि जो सारे रिसोर्सेज हैं उनकी ऑनरशिप किसके पास है, स्टेट के पास, यानी कि गवर्नमेंट के पास। और जो स्टेट है वही डिसाइड करेगी कि व्हाट टू प्रोड्यूस, हाउ टू प्रोड्यूस एंड फॉर होम टू प्रोड्यूस। ठीक है, अब जो डेवलपमेंट पाथ है चाइना का, जैसे इंडिया का अगर हम देखें तो हम कैसे ब्रेक करते हैं, 1991 से पहले 5 ईयर प्लान वाला पार्ट, 1991 के बाद एलपीजी वाला पार्ट। चाइना में क्या है, प्री 1978 पीरियड एंड पोस्ट 1978 पीरियड। अगर हम ड्यूरिंग द प्री 1978 पीरियड की बात करें तो दो मेजर इवेंट्स हुए थे चाइना में दैट प्रोसीडेड ऑन द पाथ ऑफ डेवलपमेंट। पहला था ग्रेट लीप फॉरवर्ड, ठीक है, उसके बारे में पढ़ाती हूँ। और दूसरा था ग्रेट प्रोलिटेरियन कल्चरल रेवोल्यूशन। ठीक है, चाइना का जो डेवलपमेंट पाथ था वो दो हिस्सों में हम डिवाइड कर सकते हैं, प्री 1978 और पोस्ट 1978। तो प्री 1978 पढ़ा रही हूँ, उसमें दो चीज़ें मेन हुई थी, एक था ग्रेट लीप फॉरवर्ड और एक आपका था ग्रेट प्रोलिटेरियन कल्चरल रेवोल्यूशन। अगर हम ग्रेट लीप फॉरवर्ड की बात करें तो बेसिकली एक कैंपेन था जो कि चाइना में 1958 में लॉन्च किया था, टू एकम्पलिश इकोनॉमिक एंड इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट एंड फास्टर रेट। ठीक है, इसमें क्या था, जो इंडस्ट्रीज़ थी वो बहुत बहुत तेज़ी से यहाँ पे डेवलप हो रही थी। इवन ये सीन हो गया था कि लोगों ने अपने घर के बैकयार्ड में इंडस्ट्रीज़ लगा रखी थी देश में। ठीक है, इसका एम ही यही था कि जो इंडस्ट्रीज़ है वो पूरे देश में हो, अक्रॉस ऑल दी पार्ट्स ऑफ द कंट्री, राइट। पीपल वर ऑल्सो encouraged टू establish इंडस्ट्रीज इन देयर बैकयार्ड। इंडस्ट्रियलाइजेशन को जो है एक मैसिव बूस्ट मिला था अर्बन एरियाज़ में। अब एग्रीकल्चर में क्या, रूरल एरियाज़ में क्या किया था उन्होंने, ऑब्वियसली एग्रीकल्चर को ये जो है इम्प्रूव करेंगे। और वो कैसे करी थी, कम्यून सिस्टम ऑफ फार्मिंग। ये ग्रेट लीप फॉरवर्ड के अंडर ही रूरल सेक्टर्स में उन्होंने कम्यून सिस्टम ऑफ फार्मिंग जो है वो अपनाया था। कम्यून का मतलब होता है कलेक्टिव फार्मिंग, तो कलेक्टिव सिस्टम ऑफ फार्मिंग। ठीक है, कलेक्टिव सिस्टम ऑफ फार्मिंग बेसिकली इन्होंने अपना रखा था। उस सिस्टम में क्या था कि आपका जो जितने भी हाउस होल्ड्स हैं दे वर ऑर्गेनाइज इनटू टीम, और जो फिर वो टीम है वो ब्रिजेस बना रही थी, और जो ब्रिजेस हैं वो बेसिकली कम्यून बना रहे थे। और क्या हो रहा था कि जो पीजेंट्स हैं वो अपनी लैंड्स को टुगेदर पूल करके कि भाई इस सारी लैंड पे हम 10 लोग काम करेंगे, फिर इसको आपस में बांट लेंगे, ऐसा कुछ काम कर रहे थे ये लोग। ठीक है, कि ज़्यादा अच्छी बड़ी बड़ी फील्ड्स बन जाएगी 10 लोगों की,
प्लॉट हमने मिला लिए तो ग्रेटर आउटपुट आएगा, और फार्म इम्प्लीमेंट्स को ये आपस में शेयर करते थे, तो इससे जो इनकी यील्ड है, जो आउटपुट है, जो प्रोडक्शन है, वो बढ़ रही थी। अपार्ट फ्रॉम दिस यहाँ पे क्या हुआ था, रशिया से ना कुछ एक्सपर्ट्स आए थे यहाँ पे चाइना में, एंड दे हेल्प्ड इन इंडस्ट्रियलाइजेशन प्रोसेस इन चाइना। जो ये एक्सपर्ट्स थे, फिर बाद में रशिया ने ये जो है विड्रॉ कर लिए थे, क्योंकि यहाँ पे कुछ डिप्लोमेटिक कॉन्फ्लिक्ट्स आ गए थे चाइना में और रशिया के बीच में। ठीक है, विड्रॉल एक्सपोर्ट्स की वजह से जो है थोड़ा सा पेस ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन में जो है थोड़ी सी कमी दिखी थी चाइना में, लेकिन जो एग्रीकल्चर का ग्रोथ है वो भी कम हुआ था। लाइक अगर हम देखें तो ड्रॉट चाइना में आ गई थी। ठीक है, तो ये बेसिकली क्या चीज़ है आपकी, ये आपकी है ग्रेट लीप फॉरवर्ड, जिसके अंदर कम्यून सिस्टम ऑफ फार्मिंग है और आपका एक इंडस्ट्रियलाइजेशन है कि बैकयार्ड्स में इंडस्ट्रीज थी, और दो इश्यूज़ यहाँ पे सेट हो रखे थे। क्या इश्यूज़ थे कि भाई जो एक्सपोर्ट थे रशिया से वो चले गए थे, राइट, बिकॉज ऑफ डिप्लोमेटिक रिलेशंस, और उसकी वजह से एग्रीकल्चर सेक्टर में की ग्रोथ जो है वो कम हो गई थी, इंडस्ट्रीज की ग्रोथ कम हो गई थी, और ड्रॉट जो है यहाँ पे आ गई थी, जिससे कि 30 मिलियन लाइव्स जो है लोगों की वो चली गई थी बिकॉज ऑफ दिस ड्रॉट। ठीक है, सो ये सारा कॉन्सेप्ट अपना ग्रेट लीप फॉरवर्ड का। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट कॉन्सेप्ट की, ग्रेट प्रोलिटेरियन कल्चरल रेवोल्यूशन। ठीक है, ओके, सो ये एक्चुअली इनिशिएट किया था बाय माओ जेडोंग 1965 में, हु वॉज द चेयरमैन ऑफ चाइनीज़ कम्युनिस्ट पार्टी। ठीक है, और ये 1976 तक चला था। देखो TR जान में 65 दे रखा है, यहाँ पे 66 दे रखा है, तो क्वेश्चन नहीं आएगा बेसिकली, ये जो थोड़े से कॉन्फ्लिक्टिंग चीज़ें होती हैं। ठीक है, ओके, तो इस पीरियड के टाइम पे क्या हुआ था, 65 से 76 के बीच में जो स्टूडेंट्स हैं, जो प्रोफेशनल्स हैं चाइना के, उनको कंट्री साइड के पास भेजा गया था टू गेन प्रोफेशनल एक्सपर्टाइज। ठीक है, तो कल्चरल रेवोल्यूशन सक्सीड हुआ था इस टाइम पे अगर हम बात करते हैं तो। ठीक है, एंड इट ऑल्सो सक्सीड इन इम्पोजिंग माओइज्म एज अ डोमिनेंट आइडियोलॉजी गवर्निंग द डेवलपमेंट पाथ ऑफ द चाइनीज़ इकोनॉमी। तो इस टाइम पे क्या हो रहा था आपका ग्रेट प्रोलिटेरियन कल्चरल रेवोल्यूशन में, कि बच्चों को, प्रोफेशनल्स को भेजा जा रहा था कंट्री साइड पे टू गेन प्रोफेशनल एक्सपर्टाइज, और दूसरा कल्चरल रेवोल्यूशन यहाँ पे सक्सीड हो रहा था, और तीसरा पॉइंट माओइज्म जो एक आपकी डोमिनेंट आइडियोलॉजी बन चुकी थी यहाँ पे इन द डेवलपमेंट पाथ ऑफ चाइनीज़ इकोनॉमी। माओइज्म क्या होता है, एक सोशियो इकोनॉमिक आइडियोलॉजी है जो कि माओ ने दी थी, माओ जेडोंग। ठीक है, ओके, सो दिस वाज ऑल बिफोर 1978 पीरियड। अगर अब हम बात करते हैं आफ्टर 1978 पीरियड या पोस्ट 1978 पीरियड, तो चाइना ने जो है इकोनॉमिक रिफॉर्म्स यहाँ पे लेके आ चुके थे। मार्केट इकोनॉमी की कुछ प्रिंसिपल्स को इन्होंने पार्शियली एक्सेप्ट कर लिया था। ठीक है, बेसिकली जो है इसमें स्ट्रैटेजिक शिफ्ट हुई थी फ्रॉम अ सिस्टम ऑफ क्लोज्ड इकोनॉमी विद अ सिस्टम टू ओपन इकोनॉमी, जैसे कि इंडिया में हुई थी 1991 के टाइम पे। अब इस पोस्ट 1978 पीरियड में भी हम दो पॉइंट्स पढ़ते हैं। पहला है फर्स्ट फेज ऑफ इकोनॉमिक रिफॉर्म्स, और दूसरा है सेकंड फेज ऑफ इकोनॉमिक रिफॉर्म्स। तो जो ये फर्स्ट फेज ऑफ इकोनॉमिक रिफॉर्म्स थे, उसमें क्या किया गया था कि भाई रिफॉर्म्स जो हैं वो एग्रीकल्चर सेक्टर में लाए गए थे। इसकी वजह से क्या हुआ था, जो कम्यून सिस्टम ऑफ फार्मिंग है वो बंद करवा दिया गया था, उसमें जो रिफॉर्म्स थे वो ख़त्म कर दिए गए थे, और जो कम्यून लैंड है वो डिवाइड कर दी गई थी इन स्मॉलर पीसीज ऑफ लैंड, और वो इंडिविजुअल हाउस होल्ड्स को बांट दी गई थी। ठीक है, एंड ऑल्सो अब लैंड बांट दी गई थी का मतलब ये है कि लोगों को लैंड बांट दी गई थी, डिवीजन ऑफ लेबर हो गया था कि इस लैंड पे ये इंडिविजुअल काम करेगा, इस लैंड पे ये इंडिविजुअल काम करेगा। लेकिन जो वो लैंड है वो अभी भी स्टेट की थी, ओनरशिप राइट्स उनको फार्मर्स को नहीं दी गई थी। लैंड जो है वो एलोकेट करी गई थी ओनली फॉर द पर्पस ऑफ फार्मिंग। ठीक है, जो फार्मर्स थे वो बेसिकली टेनेंट्स थे ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ चाइना, दे वर नॉट द ऑनर्स ऑफ दैट लैंड। ठीक है, हाउएवर जो जिन जिनको लैंड दी गई थी ना, दे वर अलाउड टू कीप देयर इनकम। जो फार्मिंग से उनकी लैंड से इनकम आती है वो खुद उसको रख सकते हैं, लेकिन आपको टैक्स देना पड़ रहा था उनको टू दी गवर्नमेंट ऑफ चाइना। ठीक है, तो ये था इनके यहाँ पे फर्स्ट फेज ऑफ इकोनॉमिक रिफॉर्म्स जो कि एग्रीकल्चर सेक्टर में लाया गया था। सेकंड फेज ऑफ इकोनॉमिक रिफॉर्म्स जो है वो इंडस्ट्रियल सेक्टर में लेके आए गए थे, कि जो प्राइवेट सेक्टर एंटरप्राइजेज हैं बेसिकली जो पार्शियली ओन्ड है और ऑपरेटेड बाय लोकल कलेक्टिव्स, ये यहाँ पे आ रहे थे और ये प्रोडक्शन ऑफ गुड्स कर रहे थे। तो जो स्टेट ऑन्ड एंटरप्राइजेज यहाँ पे, जिसको हम SOE बोलते हैं, ध्यान रखना, स्टेट ऑन्ड एंटरप्राइजेज हैं चाइना में SOE, जैसे कि इंडिया में PSUs है ना, सेम है। ठीक है,
इनको जो है दे वर एक्सपोज टू कंपटीशन फ्रॉम प्राइवेट सेक्टर, ये प्राइवेट सेक्टर भी जो है देश में वो ग्रो कर रहा है। अपार्ट फ्रॉम दैट डुअल प्राइसिंग का सिस्टम यहाँ पे इंट्रोड्यूस करा गया था। ध्यान रखना ये चीज़ इंपॉर्टेंट है, डुअल प्राइसिंग। इसमें क्या था कि जो फार्मर्स हैं और जो इंडस्ट्रियल यूनिट्स हैं दे वर रिक्वायर्ड टू मेक सेल एंड परचेज ऑन द बेसिस ऑफ प्राइस स्ट्रक्चर एज फिक्स्ड बाय द गवर्नमेंट। ठीक है भाई, जो फार्मर्स हैं जो इंडस्ट्रीज हैं वो सेल और परचेज करेंगे जो कि प्राइस स्ट्रक्चर सरकार ने फिक्स कर रखा है, चाइनीज़ गवर्नमेंट ने। ठीक है, और जो मार्केट प्राइजेस थे दे वर अलाउड टू ऑपरेट फॉर ऑल अदर ट्रांजेक्शन्स इन द इकोनॉमी। और उसके अलावा जितनी भी ट्रांजेक्शन्स इकोनॉमी में हो रही थी चाइनीज़ इकोनॉमी में दे वर ऑन द बेसिस ऑफ योर मार्केट प्राइजेस। ठीक है, और मार्केट प्राइजेस जो है वो कैसे डिटरमाइन होते हैं, बाय सप्लाई एंड डिमांड फोर्सेस। कोई उसको पहले से सेट नहीं कर सकता। ठीक है, थर्ड पॉइंट, सेकंड फेज ऑफ इकोनॉमिक रिफॉर्म्स के अंदर आता है स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स, कि फॉरेन इन्वेस्टर्स को अट्रैक्ट करने के लिए अपने देश में इन्होंने स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स खोले थे। स्पेशल इकोनॉमिक जोन बेसिकली कैसा एरिया होता है जहाँ पे कंट्री जो है इकोनॉमिक रेगुलेशंस जो है उनको थोड़ा कम कर देती है, राइट। तो इन एरियाज़ में स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स में कुछ इकोनॉमिक रेगुलेशंस जो है अलग होती है देन दोज इन रेस्ट ऑफ द कंट्री। ठीक है, स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स जो हैं दे आर कंड्यूसिव टू FDI। अगर स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स देश में खोले गए हैं तो उसकी वजह से क्या होगा, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट देश में आएगी और बढ़ेगी, इंक्रीज होगी। जो बिजनेसेस हैं विच आर ऑपरेटिंग विद इन दीज SEZ उनको एडवांटेजेस मिलती है, जैसे कि लोअर टैक्सेस, लोअर टरीफ्स। तो जो इकोनॉमिक रेगुलेशंस है वो कम कर रखी है तभी तो लोग आएंगे। ठीक है, लेकिन अगर हम इंडिया की बात करें तो इंडिया ने भी SEZ सेटअप करे हैं, लेकिन जो चाइनीज़ मॉडल है वो ज़्यादा सक्सेसफुल हुआ था। स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स बाकी देश में हुई थी बट वो इतने ज़्यादा सक्सेसफुल नहीं हुए थे। रीजंस हम देखेंगे बाद में। अब हम देखते हैं कि पाकिस्तान की क्या स्ट्रैटेजी थी। 1947 में इंडिपेंडेंट हुआ था पाकिस्तान भी। इसकी जो ग्रोथ स्ट्रैटेजी थी वो सिमिलर टू इंडिया थी कि भाई मिक्स्ड इकोनॉमिक मॉडल ऑफ ग्रोथ ले रहे हैं, ये पब्लिक सेक्टर को फ्लैगशिप रोल दे रखा था इन द प्रोसेस ऑफ ग्रोथ। प्रोसेस ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन था, इट वाज बेस्ड ऑन द पॉलिसी ऑफ इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन जो हमारे यहाँ पर था, राइट। और प्रोटेक्शन ऑफ डोमेस्टिक इंडस्ट्री इन्होंने कर रखी थी कि भाई बाहर से जो इंपोर्ट्स आ रहा है उस पर हैवी ड्यूटी लगा के, ऑल्सो जो है इंपोर्ट्स जो है उनको कंट्रोल कर रखा था टैरिफ्स वगैरह लगा के, और जो सब कुछ जो है सरकार मैनेज करती है, जैसे इंडिया में चल रहा था ना 1990s तक, वही काम इन्होंने कर रखा था। जैसे कि इंडिया में ग्रीन रेवोल्यूशन हुआ था जिससे एग्रीकल्चर सेक्टर जो है उसकी ग्रोथ हुई थी, सिमिलरली पाकिस्तान में काम हो रहे थे। कैपिटल गुड्स इंडस्ट्रीज़ जो है उनको नेशनलाइज करा जा रहा था यहाँ पे कि भाई पब्लिक सेक्टर इन्वेस्टमेंट इन पे करी जाए, जैसे इंडिया में करा जा रहा था सेम तरीके से। ठीक है, और जो है इनको लगा कि यार ये स्ट्रैटेजी ना देश के लिए काम नहीं कर रही है, तो इन्होंने क्या किया, डी नेशनलाइजेशन कर, प्राइवेटाइजेशन वगैरह इन्होंने किया। कब, 1980s के टाइम पे। FDI जो है उस पर इन्होंने फोकस किया। प्रोसेस ऑफ ग्रोथ जो है ग्लोबलाइजेशन से लिंक कर दिया। बेसिकली 1980s के टाइम पे जो है ये वो वाली पॉलिसी ले आए थे LPG की, जो हम लोग कहाँ लेके आए थे 1991 में। ठीक है, सो दिस वाज अबाउट योर पाकिस्तान एज वेल। डिफरेंस क्या था इनकी स्ट्रैटेजीज में अगर हम देखें तो देखो, चाइना की अगर हम बात करते हैं तो नेचुरल रिसोर्सेज जो थे वो भी सरकार के कंट्रोल में थे, लेकिन इंडिया पाकिस्तान में ऐसा नहीं था। प्राइवेट ओनरशिप ऑफ रिसोर्सेज हमारे यहाँ पर अलाउड थी, राइट। इसी की वजह से जो हम स्ट्रैटेजी ऑफ ग्रोथ विच इज अडॉप्टेड बाय चाइना उसको स्टेटिज्म कहते हैं। स्टेटिज्म यानी कि जो ऑनरशिप है रिसोर्सेज की वो पूरी तरह स्टेट के पास है, गवर्नमेंट के पास है, चाइनीज़ गवर्नमेंट के पास है। ठीक है, और स्ट्रैटेजी जो इंडिया पाकिस्तान ने अडॉप्ट कर रखी थी वो थी मिक्स्ड इकोनॉमी। ठीक है, तो ये तो कुछ डिफरेंसेस थे। अगर हम सिमिलैरिटी देखें तो इन इकोनॉमीज़ ने जो है पहले तो अपनी इकोनॉमी को बंद कर रखा था, फिर धीरे धीरे फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट की तरफ ये चलते गए। धीरे धीरे इतने इन्होंने अपनी इकोनॉमीज़ को ओपन किया, ग्लोबलाइजेशन, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ये सब कुछ इन्होंने धीरे धीरे किया था। ठीक है, तो अलग अलग किसी का पूछा गया कि भाई पाकिस्तान के बारे में बता दो तो अभी 6-7 पॉइंट लिख दोगे, इंडिया के बारे में तो आप लिख ही दोगे, चाइना के बारे में पूछा तो पहले लिखना स्टेटिज्म है, वहाँ पे कमांड इकोनॉमी है, फिर लिखना प्री 1978 पीरियड, उसमें ग्रेट लीप फॉरवर्ड, आपका कम्यून फार्मिंग, आपका एक्सपोर्ट्स वाला जो केस था, रशिया में वापस चले गए थे, ड्रॉट वाला केस, ये लिख के आना। फिर सेकंड पॉइंट, ग्रेट प्रॉलिटेरियन कल्चरल रेवोल्यूशन किसने इनिशिएट करा था, कौन से ईयर के बीच में आया था, क्या उसमें हुआ था। 3 चीज़ें हुई थी आपकी, स्टूडेंट एंड प्रोफेशनल्स, कल्चर रेवोल्यूशन और माओइज्म। ठीक है, फिर पोस्ट 1978 की पीरियड लिखना कि फर्स्ट फेज था इकोनॉमिक रिफॉर्म्स का और सेकेंड फेज था इकोनॉमिक रिफॉर्म्स का। ठीक है, अब देखते हैं बेसिकली कि जो अगर हम डिफरेंस देखें इन तीनों देशों के बीच में तो हम 3 उस पर देखेंगे डेवलपमेंट इंडिकेटर्स पे, राइट। पहला है डेमोग्राफिक इंडस्ट्रीज, दूसरा है ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट और सेक्टोरल चेंजेस, और तीसरा है इंडिकेटर्स ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट। यानी कि इन 3 बेसिस पे हम इन तीनों देशों का कंपैरिजन करते हैं, राइट। डेमोग्राफिक इंडिकेटर्स अगर हम देखें तो देखो एक टेबल दे रखी है, या
डेमोग्राफिक इंडस्ट्रीज़ की। साफ दिख रहा है कि इंडिया चाइना जो है, ये जो है टुगेदर 38% ऑफ वर्ल्ड टोटल पॉपुलेशन यहाँ पे रहती है इन दोनों देशों में, ठीक है। India, with a little more than 1.3 billion people, is a habitat for nearly 18% of world's population. और चाइना का देखें तो 1.39 मिलियन पीपल जो हैं यहाँ पे, तो बेसिकली 20% ऑफ वर्ल्ड पॉपुलेशन चाइना में रहती है। इन कंपैरिजन में अगर हम पाकिस्तान के कंपैरिजन करें तो पाकिस्तान एक छोटा देश है और इसकी पॉपुलेशन सिर्फ 1/10 ऑफ चाइना या 1/10 ऑफ इंडिया हम कह सकते हैं। तो बेसिकली ये सब कुछ आपको इस टेबल को देख के पता लग रहा होगा, ठीक है। चाइना में लो डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन है कंपेयर विद इंडिया एंड पाकिस्तान। डेंसिटी क्या होती है कि भाई कुछ फिक्स्ड एरिया होता है बेसिकली, उसमें पर स्क्वायर किलोमीटर के एरिया में कितने लोग रहते हैं, बेसिकली ये होता है डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन। तो जोग्राफिकल एरिया चाइना का ज़्यादा है इंडिया पाकिस्तान से, तो उस वजह से भी इसकी डेंसिटी जो है वो कम है। पर स्क्वायर किलोमीटर के एरिया में सिर्फ 148 लोग रहते हैं चाइना में। इंडिया में रहते हैं 455 पर स्क्वायर किलोमीटर में, और पाकिस्तान में 275 रहते हैं। तो जो चाइना का जो डेंसिटी है पॉपुलेशन की वो ऑब्वियसली कम है। तो अगर भाई डेमोग्राफिक इंडिकेटर्स पे आप मेजर कर रहे हो तो पहला तो यही आ गया, पॉपुलेशन आप देख रहे हो। दूसरा आप डेंसिटी पे मेजर कर दो। तीसरा आप फर्टिलिटी रेट का पॉइंट डाल दो इसमें कि फर्टिलिटी रेट जो है वो चाइना में कम है और इंडिया में हाई है, पाकिस्तान में तो बहुत ही ज़्यादा हाई है, ठीक है। अब चाइना में जो फर्टिलिटी रेट है वो कम क्यों है, क्योंकि चाइना ने जो है वन चाइल्ड पॉलिसी अडॉप्ट करी थी 1979 में आपकी, ठीक है। कि वन चाइल्ड पॉलिसी में क्या करा था इन्होंने, देखो पहली बात तो वन चाइल्ड पॉलिसी जो है चाइना में 1979 में इंट्रोड्यूस हुई थी टू एड्रेस द इश्यू ऑफ पॉपुलेशन एक्सप्लोजन। पॉपुलेशन यहाँ बढ़ रही थी तो इसलिए ये वन चाइल्ड पॉलिसी लेके आ गई थी, ठीक है। एंड ये जो पॉलिसी है सक्सेसफुली इसकी वजह से जो ग्रोथ रेट है पॉपुलेशन का वो कम हो गया था, ठीक है। 1.33% पॉपुलेशन ग्रोथ रेट था यहाँ पे 1979 में, जो कि नियरली 0.46% तक पहुँच गया 2017 में, ठीक है। और 2016 में इस पॉलिसी को डिसकंटिन्यू कर दिया गया था कि भाई इस पॉलिसी की वजह से जो है पॉपुलेशन ग्रोथ जो है वो बहुत ही कम हो गया था यहाँ पे, राइट। अब क्या हो रहा था देश में, वन चाइल्ड पॉलिसी का मतलब क्या है कि एक ही चाइल्ड होगा। अगर किसी का वो चाइल्ड लड़की है तो बस वो लड़की ही होगी, अगर एक लड़का है तो वो लड़का ही होगा, ठीक है। और यहाँ पे क्या था, हाई प्रेफरेंस ही मेल चाइल्ड की, राइट। अगर किसी के पास सिर्फ एक ही गर्ल चाइल्ड है तो उसकी वजह से सोशल डिसकंटेंटमेंट थी। अल्टीमेटली जो है नंबर ऑफ मेल्स और फीमेल्स का जो वो था रेशियो था उसमें गैप जो है वाइडन हो रहा था धीरे धीरे, ठीक है। ऑल्सो ड्यू टू वन चाइल्ड पॉलिसी जो प्रपोर्शन है एल्डरली पीपल की वो बढ़ने लग गया था देश में, कि यंगर पॉपुलेशन कम है, ठीक है। अब जब ये 2016 में इसको डिसकंटिन्यू कर दिया गया था वन चाइल्ड पॉलिसी को, तो अब ये रूल है वहाँ पे कि हर एक फैमिली जो है उनके पास 2 बच्चे हो सकते हैं, राइट। तो ये फर्टिलिटी रेट का कंपैरिजन हो गया इन तीनों देशों के बीच में। अब लोअर फर्टिलिटी रेट है उसकी वजह से चाइना जो है उसका ग्रोथ रेट ऑफ पॉपुलेशन कम था अमंग द 3 नेशंस अगर हम देखें, राइट। ग्रोथ ऑफ रेट ऑफ ग्रोथ जो है पॉपुलेशन पाकिस्तान तो अभी भी इतना ज़्यादा हाई है, ओके। अब ओके इंडियन इकोनॉमी जो है वो नंबर 1 पे आ चुकी है इन टर्म्स ऑफ पॉपुलेशन, चाइना सेकंड पे है, ठीक है। अब चाइना और पाकिस्तान को अगर हम देखें तो दे बोथ आर शोइंग ब्राइटर साइंस ऑफ अर्बनाइजेशन देन इंडिया। अगर आप इस टेबल में देखो, राइट, अर्बनाइजेशन जो है बेसिकली वो लिंक्ड होता है विद स्ट्रक्चरल ट्रांसफॉर्मेशन इन द कंट्री। हमारे यहाँ पे एग्रीकल्चर से डायरेक्ट हम सर्विसेज पे कूद गए, इंडस्ट्रीज इतनी अच्छी से डेवलप नहीं हो पाई। तो इसलिए मैं इंडिया में अगर आप देखते हो तो 34% ऑफ पीपल जो हैं वो अर्बनाइज्ड हैं, कंपेयर विद 59% इन चाइना एंड 37% इन पाकिस्तान। तो अकॉर्डिंगली अगर हम देखें तो दोनों चाइना और पाकिस्तान जो है वहाँ पे बेटर रिकॉर्ड है देन इंडिया इन बेसिकली जनरेटिंग जॉब अपॉर्चुनिटीज़ आउटसाइड एग्रीकल्चर। इसका मतलब तो यही हुआ ना कि अर्बनाइजेशन जो है अगर चाइना पाकिस्तान में ज़्यादा है, इसका मतलब इंडिया में कम है। इंडिया में कम है तो इंडिया में अर्बनाइजेशन कम क्यों है, क्योंकि लोग काम कहाँ कर रहे हैं, एग्रीकल्चर में। तो इसका मतलब इंडिया जो है वो एग्रीकल्चर के बाहर जॉब अपॉर्चुनिटीज़ क्रिएट नहीं कर पा रहा था, राइट। अब सेक्स रेशियो की बात करें तो वो बायस्ड है अगेंस्ट फीमेल्स इन ऑल द 3 कंट्रीज। 924 आपका इंडिया में था, 949 चाइना एंड 943 पाकिस्तान में, ठीक है। सेक्स रेशियो होता क्या है, नंबर ऑफ फीमेल्स पर 1000 ऑफ मेल पॉपुलेशन द कंट्री। लो सेक्स रेशियो का मतलब है सोशल बैकवर्डनेस देश में है। अब लोग मतलब गर्ल चाइल्ड को प्रेफरेंस कम दे रहे हैं, तो फीमेल 40 यहाँ पे हुआ करता था, इसका मतलब राइट प्रेफरेंस थी बेसिकली सन फॉर अ मेल चाइल्ड, ओके। तो जिसकी वजह से जो है सेक्स रेशियो यहाँ पे कम था। सो हमने जो है डेमोग्राफिक इंडिकेटर के बेसिस पे तीनों देशों के बीच में बेसिकली डिफरेंस देख लिया। अब हम देखते हैं ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट के बारे में। अब जीडीपी के बारे में हम देखते हैं तो ये रही आपकी टेबल। साइज ऑफ द इकोनॉमी देखो, चाइना सेकेंड लार्जेस्ट इकोनॉमी है इन द वर्ल्ड विद जीडीपी एट नियरली 22.5 ट्रिलियन, ठीक है। इंडिया 9.03 ट्रिलियन,
तो इंडियाज़ GDP इज़ अबाउट 40% ऑफ चाइनाज GDP, पाकिस्तान GDP 0.94 ट्रिलियन, रफली अबाउट 11% ऑफ इंडियाज़ GDP। अब ग्रोथ रेट ऑफ GDP देखें तो ड्यूरिंग 1980s टू 90 चाइना जो है इट मेंटेन एन एवरेज ग्रोथ रेट ऑफ 10.3%, वाइल इंडिया एंड पाकिस्तान ग्रू एट रेट ऑफ 5.7% एंड 6.3% रिस्पेक्टिवली। पाकिस्तान जो है इट वॉज अहेड ऑफ इंडिया ड्यूरिंग दिस टाइम, अगर आप ध्यान से देखोगे तो। हाउएवर 2015-17 के बीच में ग्रोथ रेट ऑफ चाइना पाकिस्तान जो है वो डिक्लाइन हुआ है और इंडिया में इंक्रीज हो रहा था हल्का हल्का सा। बेसिकली व्हाट वर द रीजंस फॉर स्लो डाउन इन इकोनॉमिक ग्रोथ इन चाइना। तो देखो स्लो डाउन जो था ग्लोबल इकोनॉमीज़ में, बेसिकली अगर हम बात करें यूरोपियन इकोनॉमीज़ में, तो उसकी वजह से जो है चाइनीज़ प्रोडक्ट की डिमांड जो है वो पूरे ग्लोब पे कम हो रही थी, राइट। ग्रोथ ऑफ डोमेस्टिक डिमांड चाइना में वो भी स्लो डाउन हो रही थी बिकॉज राइजिंग जो लोगों के पास थी ये थी कि भाई राइज इन सेविंग्स बेसिकली लोग चाहते थे कि हम जो है सेव ज़्यादा करें चाइनीज़ इकोनॉमी में। तो ठीक है, करप्शन और इकोनॉमिक क्राइम्स जो हैं वो इंक्रीज़ हो रहे थे। चाइनीज़ पीपल जो हैं वो हायर वेज अपॉर्चुनिटीज़ ऑफ एम्प्लॉयमेंट जो है उसकी तरफ बढ़ रहे थे, उसको एक्सप्लोर कर रहे थे। तो मैसिव माइग्रेशन हो रहा था स्किल्ड लेबर का चाइना से टू द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। डोमेस्टिक इन्वेस्टर्स जो हैं वो भी अपॉर्चुनिटीज़ ढूंढ रहे थे इन्वेस्टमेंट की दूसरी इकोनॉमीज़ में, जहाँ पे गवर्नमेंट इंटरवेंशन मिनिमम हो और पॉलिटिकल और सोशल लिबर्टी मैक्सिमम हो। ठीक है, चाइनीज़ गवर्नमेंट जो है इट वाज आल्सो बैटलिंग विद द प्रॉब्लम ऑफ इन्वायरमेंटल डिग्रेडेशन। हाई GDP ग्रोथ जो है इट हैज़ लेड टू अ सीरियस चैलेंज ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट। तो ये बेसिकली कुछ 5 रीजंस थे आपके फॉर स्लो डाउन इन इकोनॉमिक ग्रोथ इन चाइना। इनको लिख लेना, थोड़ी सी स्पीड स्लो कम करके 5 पॉइंट्स लिख लेना अगर क्वेश्चन आ गया व्हाट वर द रीजंस फॉर स्लो डाउन ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ इन चाइना। ठीक है, फिर है रीजंस फॉर स्लो डाउन ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ इन पाकिस्तान, कि भाई इंडिया में बढ़ रहा था 2015-17 के बीच में, तो पाकिस्तान में ग्रोथ जो है वो कम क्यों हो रही थी। ठीक है, ओके। तो डोमेस्टिक इन्वेस्टमेंट जो है अगर हम बात करते हैं डोमेस्टिक इन्वेस्टमेंट की और FDI की, तो वो कम हो रही थी देश में पाकिस्तान में, तो GDP ग्रोथ भी कम हो रही है। 4 पॉइंट्स पढ़ेंगे बेसिकली क्या रीजन से फॉर स्लो डाउन ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ इन पाकिस्तान। करप्शन और पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी की वजह से। ठीक है, एनुअल ग्रोथ रेट ऑफ GDP जो है एवरेज अगर हम देखें तो वो 3.75% तक पहुंच चुका था 2008 से 16 के बीच में, और 2017 में इकोनॉमी ऑफ पाकिस्तान जो है इट ग्रू एट द रेट ऑफ 5.3%, और 2019 में फिर दोबारा से 3.3% पे आ गया ये। तो दिस वॉज ऑल बिकॉज ऑफ करप्शन एंड पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी। तो GDP ग्रोथ रेट जो है वो कम है, तो लो लेवल ऑफ इनकम है, तो पाकिस्तान इकोनॉमी जो है अब वो लो इनकम लो ग्रोथ ट्रैप में फंस चुकी है कि ग्रोथ भी कम है देश में और इनकम भी कम है देश में। ठीक है, तो ये हमने बेसिकली देखा कि एनुअल ग्रोथ रेट ऑफ GDP 1980 और 2017 के बीच में ये हमने देखा है यहाँ पे। ठीक है, अब हम बेसिकली देखते हैं आपका सेक्टोरल शेयर। जस्ट अ सेकेंड। सेक्टोरल शेयर ऑफ एम्प्लॉयमेंट एंड कंट्रीब्यूशन टू GDP। ठीक है, जो तीनों कंट्रीज़ हैं नोटिसेबल स्ट्रक्चरल ट्रांसफॉर्मेशन दिख रहा है। एग्रीकल्चर जो है प्रिंसिपल कंट्रीब्यूटर नहीं रहा GDP में, जैसे जैसे ग्रोथ हुई है। अगर हम सेक्टोरल कंट्रीब्यूशन देखें GDP का, तो जो इंडिया है पाकिस्तान है दे आर हैवीली रिलाइंग ऑन योर टर्शरी सेक्टर, और इंडस्ट्रियल सेक्टर बहुत पीछे है यहाँ पे। लेकिन इन कंपैरिजन टू चाइना अगर हम देखें तो चाइना भी सिग्निफिकेंटली रिलाई करता है सर्विस सेक्टर में, बट उसका इंडस्ट्रियल सेक्टर इट इज़ नॉट लैगिंग बिहाइंड, जैसे कि आपको इंडिया और पाकिस्तान के जो फिगर्स हैं वो दिखा रहे हैं, राइट। इंडिया का कंट्रीब्यूशन टू इंडस्ट्रियल सेक्टर टू GDP वॉज 30%, पाकिस्तान में 19% और चाइना में 41%। तो स्ट्रक्चरल चेंज जो है इकोनॉमी ऑफ चाइना में वो ज़्यादा डीप तरीके से हुआ है एज़ कम्पेयर टू इंडिया एंड पाकिस्तान। ठीक है, एक्सपीरियंस ऑफ चाइना बेसिकली वैसा ही है जैसा का आपकी मोस्ट डेवलप्ड कंट्रीज़ में होता है कि आप लोग डेवलप कर रहे हो, पहले प्राइमरी सेक्टर से आप शिफ्ट कर रहे हो इंडस्ट्रीज़ पे, फिर आप सर्विस सेक्टर पे। इंडिया पाकिस्तान में क्या हुआ, डायरेक्ट प्राइमरी से हम शिफ्ट कर गए कहाँ पे, टर्शरी सेक्टर में। इंडस्ट्री सेक्टर हमारा लैग डाउन कर रहा था। ठीक है, जो हिस्टोरिकल एक्सपीरियंस है डेवलप्ड कंट्रीज़ का बेसिकली ये शो करता है दैट इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज शेयर इन GDP इट वाज फर्स्ट द सेकेंडरी सेक्टर एंड लेटर द टर्शरी विच emerged as the लीडिंग सेक्टर ऑफ द इकोनॉमी। ये मैंने बताया अभी आपको। पाकिस्तान और इंडिया का एक्सपीरियंस में मेजर शिफ्ट डायरेक्टली प्राइमरी से टर्शरी सेक्टर पे आता है। ओके, सो दिस वॉज अबाउट योर सेक्टोरल डिस्ट्रीब्यूशन। तो हमने देखा कि GDP और सेक्टोरल चेंजेस पे हम कैसे डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं इन तीनों कंट्रीज़ को, और डेमोग्राफिक इंडिकेटर्स पे हम देख चुके हैं। अब हम देखते हैं कि इंडिकेटर्स ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट पे हम कैसे बेसिकली कैटेगराइज कर सकते हैं इन देशों को, तीनों को डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं। देखो पहले तो मैं आपको बताती हूँ कुछ इंपॉर्टेंट इंडिकेटर्स ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट के है क्या। तो लाइफ एक्सपेक्टेंसी होती है, भाई जितनी ज़्यादा होगी इतनी ज़्यादा अच्छा हुआ देश के लिए। भाई लाइफ एक्सपेक्टेंसी, एक इंसान जो है ज़्यादा जी सकता है।
तो एडल्ट लिटरेसी रेट एक टर्म आती है, जितनी ज़्यादा लिटरेसी रेट होगा उतना ज़्यादा अच्छा है। परसेंटेज ऑफ पॉपुलेशन बिलो पॉवर्टी लाइन, जितनी कम होगी उतना ज़्यादा अच्छा है। इन्फेंट मोर्टालिटी रेट, जितना ज़्यादा कम होगा उतना ज़्यादा अच्छा है। मैटरनल मोर्टालिटी रेट, लोअर द बेटर। Percentage of population having access to improved water sources, higher the better. Percentage of undernourished population, lower the better. Percentage of population having access to improved sanitation, higher the better. Right? Okay. अगर हम अब ये टेबल देखें तो 2018 में ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स चाइना और इंडिया और पाकिस्तान का देखो कितना था। चाइना का 0.758, इंडिया का 0.647 और पाकिस्तान का 0.560। ठीक है, ये जो आपका टेबल है ये 2017-19 के बीच में है, और जो TR जार में टेबल दे रखी है वो 2015 से 18 के बीच में। चलो ठीक है, बुक खोल के बैठे हो तो ठीक है, बट मैं आपको ये बता देती हूँ। देखो, इंडिया का कितना है ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स 0.645, चाइना का 0.761, पाकिस्तान का 0.557, 2017-19 के बीच में। ये लेटेस्ट NCERT है, अगर आप देखोगे 2022-23 की है ये। ठीक है, ओके। हायर ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स रैंकिंग किसकी है? चाइना की है। वाई? हायर ग्रॉस नेशनल इनकम पर कैपिटा यहाँ पे है। अगर हम देखते हैं आपका 2018 में ग्रॉस नेशनल इनकम ज़्यादा थी। देखो, मेन बात ये है कि चाइना जो है वो ज़्यादा अच्छी तरह से परफॉर्म कर रखा है चाइना ने देन इंडिया एंड पाकिस्तान, फॉर मोर्टालिटी रेट्स, फॉर योर एक्सेस टू सैनिटेशन, फॉर न्यूट्रिशन, अदर सोशल इंडिकेटर्स जैसे कि एजुकेशन और पॉवर्टी। ये टेबल कोई नहीं पूछ रहा है, ये सब वो कंपैरिजन के लिए बुक में दे रखी है। तो अगर डेटा आपकी बुक में ऊपर नीचे भी है तो कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा होता उससे। ठीक है, बेसिकली ये ध्यान रखना है बस कि चाइना आगे है किन किन चीज़ों में। मोर्टालिटी रेट में अगर आप देखो, ओके, एंड योर एक्सेस टू सैनिटेशन एंड दिस न्यूट्रिशन एंड एजुकेशन एंड पॉवर्टी। पाकिस्तान जो है वो बेटर परफॉर्म किया था उसने देन इंडिया इन योर एरिया ऑफ पॉवर्टी एंड सैनिटेशन, एंड इंडिया हैज़ द लार्जेस्ट नंबर ऑफ पुअर पीपल अमंग द थ्री कंट्रीज, राइट। ठीक है, सो दिस वाज ऑल। टेबल देख लेना एक बार, ये रीड कर लेना। अब ना आपकी बुक में कुछ दे रखे हैं लिबर्टी इंडिकेटर्स। ये लिबर्टी इंडिकेटर्स बेसिकली जो है वो होते क्या है? देखो, ह्यूमन डेवलपमेंट रैंकिंग जो इंडिया की है वो कंपेयर्ड टू चाइना और पाकिस्तान कम है। ठीक है, चाइना की अगर हम बात करते हैं तो हम बोल सकते हैं इंडियंस कि यार चाइना से हमारी ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स जो है, रैंकिंग जो है वो कम क्यों कर दिया आपने? अगर हम यहाँ लिबर्टी ऑफ लाइफ की बात करें तो हमारे यहाँ पे सोशल लिबर्टी ऑफ फ्रीडम ऑफ स्पीच, ह्यूमन राइट्स, पॉलिटिकल लिबर्टी ऑफ पार्टिसिपेटिंग इन स्टेट एडमिनिस्ट्रेशन वो ज़्यादा अच्छी है चाइना से। तो लिबर्टी इंडिकेटर्स कौन से इंडिकेटर्स हो गए? ये वो मेजर्स हैं ऑफ द एक्सटेंट ऑफ डेमोग्राफिक पार्टिसिपेशन इन सोशल एंड पॉलिटिकल डिसीजन मेकिंग। तो हम कह सकते हैं कि ऐसा इंडिकेटर आप ऐड करो इसमें HDI रैंकिंग को कैलकुलेट करने में। जो एक्सटेंट फॉर कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोटेक्शन राइट्स गिवन टू सिटीजन्स कितनी है कौन से देश में, एक्सटेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोटेक्शन फॉर इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी और रूल ऑफ लॉ, ये सब कुछ भी इसमें ऐड करो ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स की रैंकिंग में। हम भी कह सकते हैं कि भैया इनकम्प्लीट है और इसकी जो यूजफुलनेस है वो लिमिटेड है ना। सो लिबर्टी इंडिकेटर्स क्या होते हैं, समझ में आ गया? ठीक है, तो आप थोड़ी सी समरी देख लेते हैं। डेवलपमेंट स्ट्रैटेजी एक देश की है, बेसिकली वो सर्व करती है एज ए मॉडल एंड गाइड टू अदर्स फॉर देयर ओन डेवलपमेंट। एक मीनिंगफुल एनालिसिस ऑफ ग्रोथ पाथ एक कंट्री का, इट सर्व एज अ रेडी कि भाई फर्दर कंट्री एक रेडी आपकी पॉलिसी दिख जाती है दूसरे देशों को कि भाई हाँ, इसने इस कंट्री के ये मॉडल था डेवलपमेंट का, ये सक्सेस थे, ये फेलियर्स थे, हम भी इसको अडॉप्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो अब बेसिकली हम देखते हैं कि क्या एक्चुअली में अचीवमेंट्स थी इन तीनों देशों में। इकोनॉमिक रिफॉर्म्स जैसे कि अगर हम बात करें तो चाइना में 1978 में आए थे, इंडिया में 1991 में आए थे और पाकिस्तान में 1988 में आए थे, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, चाइना की अगर हम बात करें, चाइना ने जो रिफॉर्म्स है 1978 में क्यों लेके आई थी चाइना? टू एड्रेस द स्लो पेस ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ। अनलाइक इंडिया एंड पाकिस्तान, द रिफॉर्म्स इन चाइना वर नॉट डिक्टेटेड बाय वर्ल्ड बैंक या इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड। उन्होंने अपनी मर्जी से किया था, इट वॉज डिक्टेटेड बाय देयर थॉट प्रोसेस ऑफ चाइनीज लीडरशिप इटसेल्फ।
जो चाइना के लीडर थे उनको रियलाइज़ हुआ कि जो माओइस्ट स्ट्रैटेजी ऑफ ग्रोथ है इट वाज नॉट यील्डिंग द डिजायर्ड रिजल्ट्स। तो उनको इन्होंने पार्शियली इस स्ट्रैटेजी को डिस्कार्ड करा और जो लीडरशिप है चाइना की they embarked upon your domestic campaign of Great Leap Forward and introduced land reforms on a massive scale. Great Leap Forward को कैंसिल करा और लैंड रिफॉर्म्स लेके आई है मैक्सिमम मैसिव स्केल पे। हाउस होल्ड जो है उनको अलाउ कर दिया गया कि भाई इंडस्ट्रीज खोलो अपने बैकयार्ड्स पे, राइट। इवन ये जो स्ट्रैटेजी है ये भी फेल हुई थी टू अचीव द डिजायर्ड गोल ऑफ इकोनॉमिक टेक ऑफ, लेकिन इट हैड सर्टनली प्रोवाइडेड अ स्ट्रॉन्ग बेस फॉर योर फर्दर रिफॉर्म्स इन द कंट्री। ह्यूज इन्वेस्टमेंट हेल्थ में, इंफ्रास्ट्रक्चर में, SEZ पे उन्होंने फोकस किया। उसकी वजह से चाइना की इकोनॉमी जो है वो ग्रोथ हुई थी उसमें। FDI जो है इट वाज वर्कड एज अ सोल्यूशन फॉर ऑल योर प्रॉब्लम्स फॉर चाइनीज़ इकोनॉमी। अल्टीमेटली चाइना जो है वो एमर्ज हो गई थी एज द एपी सेंटर ऑफ मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटी इन द वर्ल्ड, राइट। चाइना ने जो है इंट्रोड्यूस करे थे और इम्प्लीमेंट करे थे ये रिफॉर्म फर्स्ट एक स्मॉलर लेवल पे, फिर उसको बड़े बड़े लेवल पे वो लेके गए थे। ऐसा नहीं कि डायरेक्ट पहले होल ऑफ द कंट्री में इन्होंने इन रिफॉर्म्स को आपका जो है इंट्रोड्यूस कर दिया, राइट। तो ये चाइना के बारे में था। अगर हम बात करें पाकिस्तान की, तो पाकिस्तान में जो रिफॉर्म्स हैं वो 1998 में जो लाए गए थे इकोनॉमिक रिफॉर्म्स, अनफॉर्चुनेटली दे फेल टू सस्टेन द पेस ऑफ ग्रोथ इट हैड अर्लियर अचीव्ड। इकोनॉमिक इंडिकेटर्स जो हैं पाकिस्तान के बिल्कुल ही ख़राब दिख रहे थे उस टाइम पे। रिफॉर्म से पहले जो प्रपोर्शन ऑफ पुअर है वो 40% से कम हो गया था 1960s में टू 25% इन 1980 इन द पोस्ट रिफॉर्म पीरियड। एंड रिवर्सल ऑफ द ट्रेंड था कि भाई ऑल्सो कंपेयर टू 1980s GDP ग्रोथ रेट वॉज रिकॉर्डेड टू लोअर इन 1990s, ठीक है। पाकिस्तान जो है इट हैड अ साइन ऑफ रिलीफ पर्टिकुलरली 2017 से 18 में, तो GDP जो है उसमें 5.5 ग्रोथ रेट हुआ था जो हाईएस्ट था उससे पिछले 10 सालों का अगर हम देखें तो। मैन्युफैक्चरिंग सर्विस सेक्टर में जो है वो ग्रो हुई थी आपके यहाँ पे। मैक्रो इकोनॉमिक इंडिकेटर्स जो हैं वो शो करते हैं कि थोड़ी सी स्टेबल और पॉजिटिव ग्रोथ ट्रेंड जो है पाकिस्तान में 2017-18 के बीच में देखा गया था। तो ओवरऑल पिक्चर जो पाकिस्तान इकोनॉमी की थी वो फिर भी डिसहार्टनिंग थी कि what was the primary reason for this slowdown? It was that कि जो leadership थी पाकिस्तान में it had failed to realize the significance of your technical changes in agriculture. Technology जो है agriculture में लानी चाहिए थी उनको and they were not in support of that. राइट, तो उसकी वजह से जो है दिक्कत आई थी पाकिस्तान में। एग्रीकल्चर आउटपुट्स की वजह से जो है बहुत ज़्यादा वॉलेटाइल था, उसकी वजह से एक्सपोर्ट्स वॉलेटाइल थे और फाइनली फॉरेक्स रिजर्व्स उसके कम हो रहे थे। अब फॉरेक्स नीड से कॉप अप करने के लिए पाकिस्तान ने जो क्या किया, रेमिटेंसेस जो हैं अब्रॉड उस पर डिपेंड थी वो पाकिस्तान, और जो रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड से बोरोइंग ले रहे थे वो उस पर डिपेंडेंट थे ये। तो इंडस्ट्रियल बेस जो है देश में नहीं बन पा रहा था। एक्सपोर्ट्स जो है ऑफ मैन्युफैक्चरिंग गुड्स, मैन्युफैक्चर्ड गुड्स वो नहीं हो पा रहा था। एक्सटर्नल बोरोइंग्स जो है उसकी वजह से डेब्ट ट्रैप की सिचुएशन में ये फंस गए थे, ठीक है। सो दिस वाज अबाउट पाकिस्तान। अगर हम इंडिया की बात करते हैं तो परफॉर्मेंस जो है वो इतनी बुरी भी नहीं थी और इतनी अच्छी भी नहीं थी। अगर हम कंपैरिजन करें चाइना और पाकिस्तान से, चाइना जितनी अच्छी परफॉर्मेंस भी नहीं थी, पाकिस्तान जितने बुरे हालत भी नहीं थे। पाकिस्तान से हम फार अहेड थे बट फार बिहाइंड चाइना। पाकिस्तान की GDP सिर्फ 11% थी ऑफ इंडिया, लेकिन GDP ऑफ इंडिया इज जस्ट 41% ऑफ GDP ऑफ चाइना, ठीक है। तो इंडिया जो है वो चाइना से क्यों लैग बिहाइंड कर रहा था, ठीक है। उसने भी तो SEZ पे फोकस किया था, उसने भी तो FDI पे फोकस किया था। तो FDI फिर भी इंडिया में कम क्यों था इन कंपैरिजन टू चाइना। इंडियन इकोनॉमी जो है उसमें इतनी दिक्कत क्यों आ रही थी, लेकिन जो चाइनीज़ इकोनॉमी है वो तो स्मूथ और स्टडी चल रही थी। तो रीज़न ये है कि पॉलिटिकल विल और एनफोर्समेंट ड्राइव, ये दो वर्ड्स ध्यान रखना, ठीक है। कि पॉलिटिकल विल नहीं थी कि भाई इकोनॉमिक ग्रोथ देश में हो, एनफोर्समेंट ड्राइव की दिक्कत यहाँ पर थी। कोलिएशन सरकार हमारे वहाँ पर चल रही थी, सरकार ही चला लो वही बहुत है, ग्रोथ पे तो हम क्या ही फोकस करते उस टाइम पे। तो ये बेसिकली दिक्कत थी, ठीक है। उसके बाद एक टॉपिक अगर मैं आपको बीच में बताऊँ यहाँ पे, तो इट इज़ एक्चुअली रिलेटेड टू पाकिस्तान।
कि री एमर्जेंस ऑफ पॉवर्टी इन पाकिस्तान, राइट, कि भाई प्लान डेवलपमेंट प्रोग्राम जो है इंडिपेंडेंस के बाद पाकिस्तान ने फोकस किए थे। पाकिस्तान जो है वो प्रोटेक्शन की पॉलिसी पे था और सेंट्रल रोल दिया था पीएसयूज़ को। जैसे कि इंडिया में ग्रीन रेवोल्यूशन हुआ था, स्ट्रक्चरल ट्रांसफॉर्मेशन वहाँ भी आया था। ग्रोथ रेट जो है वो कम था पाकिस्तान में इकोनॉमिक रिफॉर्म्स के बाद भी। उसने प्रायोरिटीज़ जो है प्रोटेक्शन से कॉम्पिटिशन में शिफ्ट कर दी थी, ओपन इकोनॉमी कर दी थी, स्टिल यहाँ पे ग्रोथ रेट कम था। इकोनॉमिक रिफॉर्म्स जो उसके जैसे रिजल्ट्स तो आए थे, जो पाकिस्तान की परफॉर्मेंस है इकोनॉमी में वो कन्विंसिंग भी थी, राइट। इंडियन इकोनॉमी से हम जो है ज़्यादा आगे बढ़ रहे थे पाकिस्तान वाले, ठीक है। बट पाकिस्तान जो है बाद में दोबारा से पॉवर्टी मोड में वो शिफ्ट हो गया था। 2011 में इंडिया चाइना का जीडीपी ग्रोथ रेट था 8.4 और 9.5 रिस्पेक्टिवली, और पाकिस्तान का सिर्फ और सिर्फ 2.6% पर एनम था। उसके रीजंस क्या थे कि पहले तो पाकिस्तान इंडिया से भी आगे बढ़ रहा था, लेकिन एकदम से वो पॉवर्टी में कैसे शिफ्ट कर गया, री एमर्जेंस ऑफ पॉवर्टी कैसे हुई पाकिस्तान में। तो उसके अगर हम रीजंस देखें तो उसके रीजन से पॉलिटिकल स्टेबिलिटी वहाँ पे नहीं थी, तो ह्यूज पब्लिक एक्सपेंडिचर, ठीक है, लॉ और ऑर्डर पे ये लोग कर रहे थे, मिलिट्री वगैरह पे ह्यूज फंड्स ये लोग दे रहे थे स्ट्रॉन्ग डिफेंस सिस्टम बनाने के लिए, और डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर पे पैसे ये नहीं खर्च कर रहे थे, ठीक है। और पाकिस्तान हैज़ आल्सो फेल टू ब्रिंग अबाउट स्टेबल इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म्स इन एग्रीकल्चर, कि एग्रीकल्चर पे जो है उन्होंने टेक्नोलॉजी अच्छी नहीं लेके आए थे अपने देश में। सिर्फ गुड हार्वेस्ट जो है इट वॉज डिपेंडिंग ओनली ऑन योर गुड मानसून। तो ये कुछ दिक्कतें थी जिसकी वजह से री एमर्जेंस ऑफ पॉवर्टी हुई थी पाकिस्तान में, राइट। सो दिस वॉज योर चैप्टर। अगर आपको कोई भी डाउट्स हो तो मेरे को कमेंट से बता देना। अब ये चैप्टर की वीडियो देखने के बाद लाइन टू लाइन एक बार टीआर जान से इसको रीड कर लेना, और एनसीईआरटी की एक अलग से वीडियो लाऊंगी, एनसीईआरटी उससे कवर हो जाएगी। उसके बाद एनसीईआरटी रीड कर लेना, और फिर एनसीईआरटी के पीछे जो क्वेश्चंस दे रखे हैं, और आपकी टीआर जन या अगर संदीप गर्ग भी है तो सेम तरीका है कि उसके पीछे वाले जो क्वेश्चंस दे रखे हैं उनमें चैप्टर के बाद वो क्वेश्चंस कर लेना, एनसीईआरटी के भी और इस बुक के भी। एंड फिर आपको कोई भी दिक्कत नहीं रहेगी कि भाई हाँ मेरा कुछ रह गया या नहीं। नहीं, ये सब कुछ करने के बाद क्या क्या, वीडियो देखने के बाद एनसीईआरटी वाली भी और ये वाली भी, और इस वाली बुक को रीड करने के बाद एनसीईआरटी को रीड करना चाहो तो देख लेना, वरना ये बुक रीड हो जाएगी तो मोर देन इनफ हो जाएगा। फिर एनसीईआरटी के पीछे जो क्वेश्चन से रखे हैं वो, और इस टीआर जान के पीछे जो क्वेश्चन से रखे हैं वो, बस ये बुक आपकी कंप्लीट हो जाएगी। बाकी एक वीडियो मैंने डाल रखी है कि हाउ टू डू दिस बुक, नोट्स कैसे बनाने हैं, ये सब कुछ, वो वीडियो आप अलग से देख लेना।